हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके स्मार्ट एस्टी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व्ड पेपर। क्या चला था? अनसॉल्व्ड पेपर सन 2019, यानी कि सन 2020 का पेपर तो समाप्त हो चुका है और सन 2019 का पेपर आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जिसमें हम आपको आज आपका दूसरा पार्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सेट नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट, जिसमें कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इसमें कहा जाए तो यानी कि 2 बुक आपकी मिल जाएंगी, जैसे कि शॉर्ट स्टोरी और आपकी पोइट्री। तो दोनों बुकों के जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि अनसॉल्व्ड पेपर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कि सपोज आपने किसी बुक को तैयार किया तो उसमें क्या होता है कि पहला चैप्टर आता है, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से होता है। बट अनसॉल्व्ड में क्या होता है कि सभी क्वेश्चन क्रम से आ जाते हैं। तो आपको एक ये भी बेनिफिट मिलता है कि आप ये भी जान सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पर आएगा। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में से ढूंढ सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको एक तो एक्सप्लेनेशन का डिस्कस किया जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कहें तो 10 नंबर का आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा और 10 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिला के आपका जो आज का टॉपिक होगा वो 20 नंबर का होगा। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है ताकि एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था हमारा अनसॉल्व्ड पेपर सन 2019, यानी कि 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है। और देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि यदि आपने कुछ भी नहीं किया हो अभी तक और आपने हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हैं उनको और जो हमारे ये आपके अनसॉल्व्ड पेपर है इनको भी अच्छी तरह से आपने तैयार कर लिया तो भी आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो आउट ऑफ कोर्स, यानी कि इसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ये आपके सिलेबस में एक बुक थी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बहुत ही अच्छी बुक थी और जिससे जानकारी भी बहुत अच्छी मिलती। बट क्या किया जाए कि कोरोना के कारण इसको हटा दिया गया है, इसीलिए आपको इसको तैयार नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे और ये आपकी जो शॉर्ट स्टोरी बुक है जिसमें आपके केवल 3 चैप्टर हैं। तो ये कहा जाए कि प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। यदि आपने 2 चैप्टर को भी बढ़िया से तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है ना? तो देखो, इसमें हमने आपको बताया था उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आने के लायक हों, या जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे, यहाँ पर हम तीनों क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई वो क्वेश्चन आपने तैयार किया वो नहीं आया और जो छोड़ दिया वो आ गया, इसलिए हम तीनों क्वेश्चनों को बताएंगे। तो इसमें हमने केवल आंसर को लिखा है, क्वेश्चन हम आपको अनसॉल्व्ड पेपर से डिस्कस करेंगे ताकि आप क्वेश्चन भी समझ सकें और उसके आंसर को भी समझ सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी कि उत्तर आपको इसका 30 शब्दों में देना है। और पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही वाज लॉस्ट, यानी कि बच्चे के बारे में बताया गया है कि बच्चे ने किस तरह से व्यवहार किया जब उसको ये पता चला कि उसके माँ बाप खो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप के आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसी टाइप के, और क्वेश्चन जो होते हैं उनकी कंडीशन थोड़ी बदल जाती है लेकिन आंसर जो होता है वो सेम ही रहता है। तो कम से कम इसके 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि आपने इस आंसर को तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कम से कम आपके 5-6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। बट हमको पहचानने की दृष्टि से ये याद रखना है, ये क्वेश्चन में आया था द चाइल्ड फील वाला भी इसी में आ जाता है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है ही वाज लॉस्ट, यानी कि लॉस्ट शब्द यदि आ जाएगा, आपका लॉस्ट वर्ड जो आ जाएगा उससे आप इसको ठीक प्रकार से पहचान सकते हो। तो आंसर देख लेते हैं इसका, द स्टोरी टेल्स अस, यानी कि कहानी हमको बताती है दैट की
ए चाइल्ड कैन नॉट एन्जॉय, यानी बच्चे को बिल्कुल भी आनंद नहीं था, बच्चे को बिल्कुल नहीं आनंद ले सकता था एनीथिंग इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स। कब? जब उसके माता पिता की अनुपस्थिति थी, यानी माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे को बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। व्हेन, जब, द चाइल्ड न्यूज़, जब बच्चे को पता चलता है दैट कि दे हैव बीन लॉस्ट, कि वे खो चुके हैं। जब बच्चे को पता चला कि उसके जो माता पिता हैं वो खो चुके हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में बच्चे को किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट, बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तो बहुत ही अच्छा आंसर है और हो सकता है कि सन 2021 में आपको देखने को मिले, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी पॉइंट है आपका। क्वेश्चन है डिस्क्राइब बी, व्हाट मेड द एस्ट्रोलॉजर फील वेरी अनकंफर्टेबल, यानी कि व्हाट मेड, किस तरह से एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी था, फील माने उसने महसूस किया, वेरी माने बहुत, अनकंफर्टेबल माने जाता है बहुत ज़्यादा परेशानी को उसने कम महसूस किया। तो देखिए आंसर है आपका द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट, हमने क्वेश्चन में ऐसे बनाया है और उसमें ये क्वेश्चन आपका दूसरी तरह से उसमें आया था कि जो ज्योतिषी था वो किस तरह से नर्वस हो गया था, किस तरह से गंभीर हो गया था। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट यहाँ पर उसमें नर्वस शब्द आया था, ही बिकेम नर्वस ये शब्द आया था, लेकिन यहाँ उसने फील वर्ड को महसूस किया है क्वेश्चन में। तो हमने उस समय नर्वस को वो किया था, मुख्य बिंदु मानकर वो आंसर दिया था, और हमने यहाँ पर इसको फील को मानकर दिया है। तो द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, लेखक ने अपने आप को बड़ा बेचैन, बड़ा दुखी महसूस किया। आफ्टर सीइंग हिज कस्टमर, कब? अपने ग्राहक को देखने के बाद। बिकॉज, क्योंकि हिज कस्टमर वाज गुरु नायक, क्योंकि उसका जो कस्टमर था वो कौन था? वो गुरु नायक था। हु वाज किल्ड, जिसे मार दिया गया था बाय द एस्ट्रोलॉजर, किसके द्वारा? जिसे एस्ट्रोलॉजर ने मारा था। इन द विलेज, कहाँ मारा था? गांव में उसको मार दिया था। एंड थ्रू हिम इनटू द वेल, और उसे कुएं में फेंक दिया था। तो इस तरह से उसको देखकर वो दुखी हो गया था, परेशान हो गया था, डर गया था, गंभीर हो गया था, बहुत सारे वर्ड इसके लिए यूज कर सकता है वो, लेकिन आपको इसको ठीक से पहचानना है और इसका आंसर आपको लिखना है। आगे सी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट मेड शंकु डिसाइड दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है और इसके भी क्वेश्चन जो होते हैं वो कई तरह से पूछे जाते हैं कि क्या उसकी समस्या थी, क्यों उसने घड़ी चुराई, किस कारण से घड़ी चुराई। तो इसमें वही बातें पूछी गई हैं कि किस दशा के कारण उसने निश्चय किया, हैड नो लॉन्गर, कोई दूसरी उसकी चॉइस नहीं थी, कोई उसकी दूसरी इच्छा नहीं थी सिवाय घड़ी चुराने के। तो देखिए, शंकु वाज वेरी पुअर, शंकु जो था बहुत ज़्यादा गरीब था। हिज अर्निंग वाज ओनली 1 रुपी पर डे, और उसकी जो प्रतिदिन की आमदनी थी वो कितनी थी? वो 1 रुपया थी। ही वाज इन नीड ऑफ मोर मनी, उसे बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता थी। ही वाज इन हैवी डेप्ट, वह बहुत ज़्यादा भारी कर्जे में था। सो इसीलिए ही प्लान, उसने योजना बनाई टू सॉल्व हिज मनी, इसीलिए उसने अपने पैसा की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए योजना बनाई। बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज फैक्ट्री इंजीनियर, किसकी? अपनी जो फैक्ट्री थी उसके इंजीनियर की सोने की घड़ी को चुराकर जो अपनी पैसे संबंधी समस्याएं थी उनको हल करने की योजना बनाई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी तरह से पूछा जाता है और इस तरह से इसको आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन, इसमें है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्या है? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो देखो इसमें जो ए और बी दिए हुए हैं, बी वाला जो है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि उसमें से हटा दी गई हैं जो पोएम्स, लेकिन जो ए वाला है ये आपका बहुत ही अच्छा है और ये आपका जो लास्ट आपकी पोएम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री उससे लिया गया है। द क्लाउड पुट फोर्थ इट्स डेलिगुस्टेंट वैन लाइटिंग इट ब्रॉड,
यानी कि ये कहा गया है कि जब बिजली चमकती है तो वो आकाश के सीने को फाड़ देती है। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। तो हम इसको बहुत ही आसानी से इससे पहचान सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से आपको समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लेना, यानी कि इस चैप्टर से संबंधित, और आपको हर तरह से जानकारी हो जाएगी कि ये हमारा सॉन्ग ऑफ द फ्री है और इसे स्वामी विवेकानंद ने रचा है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपका रेफरेंस। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपने जितनी मैंने आपको अनसॉल्ड की वीडियो प्रोवाइड की हैं, यदि आपने इन सबको तैयार कर लिया तो मैं गाइड देता हूँ कि आपका हर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी का हो, चाहे वो आपका प्रोज का हो या पोइट्री का हो, यहाँ तक कि ग्रामर का भी होगा, तो भी आपकी हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनमें वही क्वेश्चन हैं जो अक्सर आते रहते हैं और उन क्वेश्चनों को हम इसमें रिवाइज करते हैं, चाहे भले ही वो क्वेश्चन 10 बार क्यों नहीं आ गया हो। इसी तरह से देखा जाए तो ये जो आपका पोएम है, ये आपकी द सॉन्ग ऑफ द फ्री, मेरे हिसाब से कम नहीं तो 4 बार इसमें रिवाइज हो चुकी होगी, और 4 बार आपने इस एक्सप्रेशन को देख लिया होगा, और 4 बार यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इसे आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी ये पंक्तियां ली गई हैं द सॉन्ग ऑफ द फ्री। किस कविता से ली गई हैं? द सॉन्ग ऑफ द फ्री कविता से ली गई है, कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद, और इन्हें स्वामी विवेकानंद ने इनको रचा है। अगला पॉइंट होता है आपका कॉन्टेक्स्ट। बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है और इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मुख्य रूप से 2 ही पॉइंट होते हैं आपके, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, जिन पर एग्जामिनर ध्यान देता है। बाकी एक्सप्लेनेशन की तो वो कंडीशन देखता है कि कितना लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन की तो वो स्ट्रेंथ देखता है, पेज देखता है या लाइंस देखता है कितनी लिखी हुई हैं, लेकिन इन 2 टॉपिकों को बहुत अच्छी तरह से देखता है, रेफरेंस को भी देखता है और कॉन्टेक्स्ट को भी देखता है। इसलिए आपको इन दोनों पॉइंटों को बड़ी अच्छी तरह समझ के लिखना है। तो देख लेते हैं, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट शोज, कवि दिखाता है हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, यानी कवि जो है भगवान में दृढ़ विश्वास को दिखाता है या महान विश्वास को दिखाता है। मैन शुड नॉट लीव हिज राइट पथ, यानी कवि ने कहा है कि मनुष्य को जो सही रास्ता है वो नहीं छोड़ना चाहिए। एंड ए स्नेक, और एक सांप जो होता है, सोज ओनली हिज एंगर, वो क्या दिखाता है? वो केवल अपने गुस्से को दिखाता है। टू रेज हिज हुड, अपने फन को उठाकर, यानी कि जब आपने देखा होगा कि सांप जब फन को उठाता है तो क्या होता है, जब सांप फन उठाता है तो ये फील होता है उसके लिए, हम ये देख के फील करते हैं कि सांप इस समय क्या है, गुस्से में है, एंगर है, तो वो इस चीज को दिखाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका एक्सप्लेनेशन। द सैड पोइट सेज, यानी संत कवि कहते हैं दैट की वी शुड बिलीव इन फेथ, कि हमें अच्छाई में विश्वास रखना चाहिए, है ना, क्योंकि बिलीव माने भी विश्वास होता है और फेथ माने भी विश्वास होता है। तो हमको अच्छाई विश्वास रखना चाहिए, बिकॉज क्योंकि फेथ इज ऑलमाइटी, क्योंकि फेथ जो होता है वो कैसा होता है, वो ईश्वरीय होता है। द आइज फेल टू सी क्लियर, जो हमारी आंखें हैं वो स्पष्ट देखने में असफल हो सकती हैं। द हार्ट मे बी बिकम वीक, और हमारा जो हृदय है वो कमज़ोर हो सकता है। फ्रेंड्स कैन लीव यू, मित्र तुम्हें धोखा दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं। आवर वाइफ मे बी डिसलॉयल टू अस, और हमारी जो पत्नी होती है वो भी कभी कभी हमारे प्रति बेवफा हो जाती हैं। मिसफॉर्चून मे बी रेन ऑफ ईयर्स, और जो दुर्भाग्य होता है वो हमारे ऊपर कष्टों की बारिश करा सकता है। इग्नोरेंस में बी चेक अवर प्रोग्रेस, और अज्ञानता जो होती है वो हमारी उन्नति को रोक सकती है। बट लेकिन ग्रेट फेथ नेवर चीट यू, लेकिन जो दृढ़ विश्वास होता है वो क्या होता है, वो कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है। बिकॉज क्योंकि इट इज गॉड लाइक, ये ईश्वरीय होता है। क्या होता है, यानी ये ईश्वर की तरह होता है। एंड द पोइट सेज, और कवि कहता है द स्नेक सोज ओनली इट्स हुड
जो सांप होता है वो किसको दिखाता है? अपने फन को दिखाता है। व्हेन, जब ही बिकेम एंग्री, कब दिखाता है? जब वो गुस्सा में होता है। एंड द लॉयन रोर्स, और शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। द होल फॉरेस्ट फियर्स, और पूरा जंगल भयभीत हो जाता है। तो ये है एक्सप्लेनेशन, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है और हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले सन 2021 में, इसलिए इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। और देखो 10 नंबर का ये टॉपिक हो गया और 10 नंबर का ये टॉपिक हो गया। कहा जाए तो 15-20 मिनट में आपको 20 मिनट का मटेरियल मिल गया है। और यदि आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो एग्ज़ाम में लिख भी दोगे और लिखोगे तो मार्क्स भी मिलेंगे। इसलिए बहुत अच्छी तरह से वीडियो को एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखो, 3 बार देखो। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।